आर्टिकल 351 में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, संविधान में एक लैंग्वेज के ऊपर चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ है कि जो 351 में ये सरकार की ड्यूटी है, ये सुनिश्चित करे कि भारत के सभी लोगों को हिंदी और संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आए। आर्टिकल 351 कह रहा है, दुर्भाग्यवश यहाँ हिंदी का विरोध किया जाता है, संस्कृत का विरोध किया जाता है। ये लिखा है कौन सा? लिखा हुआ है संविधान का आर्टिकल 351। दूसरा एक और आपको बहुत मतलब नई चीज बताता हूं। ये क्यों लिखा है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन ये किया गया क्योंकि भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, वो हमारे ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वो दुनिया के ग्रंथों में नहीं लिखा है। तो तमिल क्यों नहीं इंक्लूड किया गया इसमें? देखिए, तमिल एक वो भी तो एंशिएंट लैंग्वेज है। नहीं है, तो एंशिएंट लैंग्वेज, लेकिन वो केवल रिस्ट्रिक्टेड थी तमिलनाडु में, ठीक है, साउथ में। महात्मा गांधी भी इस बात को कहते हैं, इसलिए वो भी हिंदी को ही राजभाषा और हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, क्योंकि ज्यादा लोग कवर करते हैं। फेयर इनफ। और एक इसमें और लैंग्वेज से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। और जब हिंदी का साउथ वालों ने विरोध किया, एक और इंटरेस्टिंग बात, बाबा साहब अंबेडकर ने एक बिल पेश किया और बोला संस्कृत भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। ओके। बाबा साहब अंबेडकर इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार से बात करेगी या जो भी ऑफिशियल कार्यवाही होगी, वो हिंदी में नहीं होगी, संस्कृत में, अंग्रेजी में नहीं होगी, संस्कृत में होगी। क्यों? उसका कारण है, हिंदी में वर्ब के कितने, इंग्लिश में वर्ब के कितने फॉर्म है? 3, गो वेंट गॉन। करेक्ट। अंग्रेजी में हर वर्ब के 9 फॉर्म है, पठति पठता पठंती। संस्कृत में हाँ, अंग्रेजी में वर्ब के 9 फॉर्म है, पठत पठता पठती, पठाम पठा, ऐसे आपको 9 फॉर्म मिलेंगे। जबकि हिंदी में और इंग्लिश में और क्या दिक्कत है? रीड READ, लेकिन हम उसको पढ़ते हैं, पहले वाले को रीड कहते हैं, दूसरे वाले को रेड कहते हैं, अब तीसरे वाले को रेड कहते हैं। शब्द वही है, TO2 और GO को गो कहते हैं, गो कहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी मिक्सिंग है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का ये कहना था कि संस्कृत में कोई मिक्सिंग नहीं है। कब की बात है बाबा साहब ने जब ये बोला था? ये उन्होंने बिल पेश किया 1948 में। अच्छा, संविधान सभा में तो एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ? वो रिजेक्ट हो गया। वो प्राइवेट मेंबर बिल था उनका। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली। बट कितना विजनरी अप्रोच था। और आज अगर आप संस्कृत को कंपलसरी कर दो तो बोलेंगे कि संस्कृत क्योंकि ब्राह्मणों को ज्यादा आती है तो ये प्रो ब्राह्मण हो गया है। नहीं, आज करते ना, ये देश का दुर्भाग्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे राजनीति खूब होती है, पार्टियां भी बन गई हैं, सारे 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को उनकी जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं, लेकिन बाबा साहब की बात कोई मानता नहीं है। बाबा साहब कहते थे संस्कृत को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, आज तक किसी ने बिल नहीं पेश किया। बाबा साहब कहते थे दलितों का उत्थान करना है तो भारत में नशाबंदी शराबबंदी करो, आर्टिकल 47 यही कहता है, लेकिन कोई आर्टिकल 47 लागू करने की मांग नहीं करता। बाबा साहब कह रहे थे मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है, अब अंग्रेजों का यहाँ कोई पर्सनल लॉ नहीं चलेगा, ना क्रिश्चियन मैरिज एक्ट चलेगा, ना शरीयत एक्ट चलेगा, ना पारसी मैरिज एक्ट चलेगा, यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। आर्टिकल 44 यही कहता है। कोई भी अम्बेडकरवादी, कोई भी बाबा साहब की बात करने वाला UCC की बात नहीं करता। सवाल आया कि गौ हत्या पे, तो ये कहा गया कि इस देश में अगर एकता भाईचारा बना के रखना है, सौहार्द बना के रखना है, तो गौ हत्या पे प्रतिबंध होना चाहिए। संविधान का आर्टिकल 48 ये कहता है गौ हत्या पे प्रतिबंध होना चाहिए। हिंदुओं की मांग नहीं है, ये संविधान की डिमांड है, आर्टिकल 48। और वो जो लैंग्वेज वाला बोला था वो कौन सा आर्टिकल है? 351। आर्टिकल 351 कहता है ये सरकार की ड्यूटी है कि सब लोगों को हिंदी संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। तो ये 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, 47, 48 एंड 351। और इसकी ड्यूटी किसको दिया? इसकी ड्यूटी सेंटर को दिया। क्यों? क्योंकि राज्यों का निर्माण लैंग्वेज के आधार पर हुआ था। तो संविधान सभा ने कहा कि भाई देखो, सब अपनी अपनी लैंग्वेज प्रमोट करेंगे, तेलुगु अपनी प्रमोट करेगा, कर्नाटक वाले अपनी कन्नड़ प्रमोट करेंगे, तो हिंदी संस्कृत को कौन प्रमोट करेगा? तो बोले नहीं, ये केंद्र की ड्यूटी है, ये सेंटर की ड्यूटी है, वो सुनिश्चित करे ऐसी एजुकेशन सिस्टम लाए, ऐसा एजुकेशन पॉलिसी लाए, ऐसा लैंग्वेज सिस्टम लाए। और एक इंटरेस्टिंग, संविधान में लैंग्वेज के ऊपर पूरा एक चैप्टर है और उसमें लिखा हुआ है कि उसमें एक सांसदों का कमीशन बनेगा और वो कमीशन इस बात पे विचार करेगा कि कैसे ग्रेजुअली हिंदी पूरे देश में फैल जाए। अच्छा, उसमें राज्यसभा के लोग रहेंगे, लोकसभा के भी रहेंगे। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक की पूरा लैंग्वेज का प्रोविजन है। दुर्भाग्यवश 75 साल बीत गए, वो 40 मेंबर का जो एक सांसदों का कमीशन बनना तो बना ही नहीं आज तक। और उस कमीशन का मुख्य काम था कि कैसे भी, संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मात्र 15 साल अंग्रेजी बोली जाएगी, उसके बाद ग्रेजुअली उसको हिंदी पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, हाँ, ये लिखा हुआ है संविधान में। और ये सब कौन लिख रहे हैं? ये सब लिख रहे हैं हमारे संविधान निर्माता। उसमें अलादी कृष्णा अय्यर भी हैं, VN राव भी हैं, PN मुंशी भी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं। और तब अगर हिंदी को एडवोकेट कर रहे हैं तब तो बीजेपी भी नहीं थी। सरदार पटेल भी हैं, पंडित नेहरू भी हैं, सब हैं उसमें। अब वो कह रहे हैं ये प्रावधान होना चाहिए।
दुर्भाग्यवश इस देश ने राजनीति ने नर्क बना दिया। तो नहीं, उस टाइम पे हिंदी का विरोध क्यों था? क्योंकि तब तो बीजेपी भी नहीं थी। तो क्या आज अगर हिंदी आए तो वो ये कहेंगे कि भाई आप हिंदी को फैला रहे हो क्योंकि आप चाहते हो ये भाषा सब जगह फैले? नहीं, उस समय भी हिंदी का इतना विरोध नहीं था। बहुत मायने, अगर ज्यादा विरोध होता तो फिर हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बनती नहीं। हिंदी तो ऑफिशियल लैंग्वेज आज भी है। एक होती है ऑफिशियल लैंग्वेज, एक होती है नेशनल लैंग्वेज। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा तो नहीं है ऑफिशियली, लेकिन हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है। यानी अगर दिल्ली केंद्र सरकार से कोई राज्य सरकार बात करेगी, वो हिंदी में बात करेगी। कोई चिट्ठी लिखेगी, हिंदी में चिट्ठी लिखेगी, अंग्रेजी में नहीं। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए कह दिया गया कल 15 साल अंग्रेजी रहेगा, ग्रेजुअली शिफ्ट हो जाएगा। ये इंडिपेंडेंस के बाद की बात, ये इंडिपेंडेंस या संविधान आने के बाद? संविधान के बाद की बात है कि 70s में आपको, 70s के बाद से 65 में आपको इंग्लिश को कंक्लूड करना है। ठीक है, वो नहीं हुआ, उस पर काम नहीं हुआ। उसका काम ही नहीं हुआ क्योंकि इंग्लिश थोड़ी आसान हो जाती है। उसमें यू का मतलब तुम भी है, यू का मतलब आप भी है, यू का मतलब तुम अकेले भी है, यू का मतलब तुम दोनों भी है। ठीक है, दाऊ तो आजकल यूज ही कोई नहीं कर रहा। यू 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 हो गया है, पूरी भीड़ भी यू है, आप अकेले भी यू हो। तो वो बड़ा आसान हो गया, बड़ा कन्वीनियंट हो गया है। 26 लेटर ही टोटल है, मुश्किल से 10 लाख टोटल सब्जेक्ट है, उसी में पूरा खेलना है, तो बड़ा आसान है उसमें। एंड लैंग्वेज को लेकर सर मेरा ये मानना है कि कम्युनिकेशन का मीडियम है और बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। अच्छी बात है आपको जितनी लैंग्वेज आए, लेकिन जो लैंग्वेज के बारे में हमारे संविधान के निर्माताओं का विजन था, वो विजन सिर्फ इसका प्रसार नहीं था, बल्कि भारत की संस्कृति और सभ्यता को अगर आपको राइट सेंस में लोगों को समझाना है तो ये लैंग्वेज चाहिए। ये लैंग्वेज कोई सुपीरियरिटी की बात नहीं है, ये है कि हमारे इमोशन को सबसे अच्छा यही दो लैंग्वेज कैरी करते हैं। करेक्ट? एक और उसमें कारण है कि हमारे सारे जो मूल ग्रंथ हैं वो संस्कृत में है। जी, राइट? तो अगर आप उसको संस्कृत में जो जानकार है वो उसकी इंटरप्रिटेशन करेगा, सही व्याख्या करेगा, अदरवाइज उल्टी सीधी व्याख्या हो जाएगी। जो ग्रंथ तमिल में लिखे हुए हैं उसमें जो तमिल का एक्सपर्ट है वो उसकी व्याख्या करेगा तो अच्छा करेगा। बिल्कुल। जो कुरान लिखी हुई है, अगर उसी लैंग्वेज का एक्सपर्ट होगा तो वो कुरान की ज्यादा अच्छी व्याख्या करेगा, दूसरे कम कर पाएंगे। इसलिए उस लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि हिंदी और संस्कृत सबको लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए।